नमस्ते बच्चों। आज हम 12th कॉमर्स का बिजनेस स्टडी का प्रकरण विपणन, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, विपणन का अर्थ और परिभाषाएं, उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको कल जो आपने पढ़ा था अर्थ और परिभाषाएं, उसके आधार पर एक बार विपणन को फिर से स्पष्ट कर दूं संक्षेप में, ताकि हम आगे अच्छे से पढ़ सकें। ध्यान दीजिएगा आप। अपने विपणन में हमने विभिन्न जो प्रबंधक थे उनके आधार पर दी हुई इसकी परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। जैसे आपने पढ़ा था, विलियम जे स्टैंटन ने बहुत ही सरल शब्दों में इसको बताया था, विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। इसी प्रकार स्टीफन कर्डिफ ने आपको बताया था, विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। तो इस प्रकार बहुत सारी हमने परिभाषाओं का अध्ययन किया और उन परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर हम सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की, यानी कि संपूर्ण प्रबंध की, विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। इसी आधार पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक ले रहे हैं हम विपणन प्रबंध के कार्य। देखिए, विपणन प्रबंध के जो कार्य हैं उनमें बहुत सारी क्रियाएं, यानी कि बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। उनमें प्रथम है बाजार विश्लेषण के कार्य। देखिए, बाजार विश्लेषण का कार्य क्या है, एक बार मैं आपको बताऊं। आपने पढ़ा था कि विपणन एक व्यापक अवधारणा है। इसकी शुरुआत उत्पादन से पूर्व होती है। उत्पादन से पूर्व ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानना, उनकी रुचि, उनकी इच्छाएं और उसके अनुसार उत्पाद तैयार करने के लिए हमें जब ग्राहकों से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो ये कार्य आता है बाजार विश्लेषण के अंतर्गत। आइए इसको हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं क्या है। एक विपणनकर्ता के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना है तथा उनका विश्लेषण करना है। वो बाजार से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करेगा और उनका विश्लेषण करता है। अब वो क्या हो सकती है, देखिए इसके द्वारा वो क्या क्या पता कर सकता है। विपणन कार्यों का प्रारंभ बाजार विश्लेषण के साथ होता है। जैसा आप देख रहे हैं, प्रथम कार्य है बाजार विश्लेषण कार्य। तो विपणन कार्यों का प्रारंभ यहीं से होता है, बाजार विश्लेषण के साथ ही होता है। और इसके द्वारा विपणन प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो विपणन कार्यों का संचालन करेगा, उसकी देखरेख में सारी क्रियाएं होगी। तो विपणन प्रबंधक अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसी आधार पर वे बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति का अनुमान भी बाजार विश्लेषण के द्वारा ही संभव होता है। तो आपने यहाँ देखा, बाजार विश्लेषण के आधार पर विपणन प्रबंधक ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी इच्छा, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त करता है और बाजार में वस्तुओं की मांग व पूर्ति का अनुमान, कि बाजार में वस्तुओं की मांग कितनी हो सकती है और किस आधार पर हमें उनकी पूर्ति करनी है आदि का अनुमान भी बाजार विश्लेषण के द्वारा ही संभव होता है। इतना ही नहीं, इसी के द्वारा प्रबंधक यह भी ज्ञात कर सकता है कि उसके भविष्य में ग्राहक कौन कौन से हो सकते हैं, अर्थात नए ग्राहक कौन कौन को वो जोड़ सकता है, किस वर्ग समूह को वो अपने ग्राहक बना सकता है। इसके अतिरिक्त बाजार की जो प्रतियोगी जो क्षमता है या स्थिति है, उसका अध्ययन भी वह बाजार विश्लेषण से कर सकता है।
बाजार का वातावरण कैसा है, ग्राहकों की क्रय शक्ति कैसी है, उनकी आय कितनी है, और इसी के साथ क्रय उद्देश्य यानी कि वो क्यों खरीदना चाह रहे हैं उत्पाद, क्या यह उत्पाद उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये सब जानकारी उसे बाजार विश्लेषण से प्राप्त होती है, इसलिए उसका बाजार विश्लेषण कार्य है वो महत्वपूर्ण है। प्रमुख रूप से इसको करना होता है क्योंकि यही से बाजार विश्लेषण के कार्य से ही विपणन प्रबंध के कार्यों की शुरुआत होती है। आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद में अगला कार्य आता है विपणन नियोजन। विपणन नियोजन, देखिए विपणन नियोजन, जब बाजार विश्लेषण कर लिया जाता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, जैसे कि ग्राहकों की आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी क्रय शक्ति, उनकी आय, नए ग्राहक कौन से हो सकते हैं, बाजार में प्रतियोगिता का स्तर, ये सब ज्ञात होने के बाद इन सूचनाओं के आधार पर संगठन के विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन प्रबंधक का एक और महत्वपूर्ण कार्य उचित विपणन योजना का विकास करना है। इसके लिए विपणन के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप एक पूरी विपणन योजना तैयार करनी होती है। विपणन योजना कि अपना विपणन कार्य किस तरह से किया जाएगा, इसकी जो योजना बनाई जाएगी यही विपणन नियोजन है, ये तैयार करनी होती है। इसमें उत्पादन के स्तर में वृद्धि, अपन को उत्पादन किस स्तर तक बढ़ाना है, वस्तुओं का प्रवर्तन, क्या उसमें हम चेंज करना है, क्या कुछ नया लाना है, इस प्रकार इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण पक्ष सम्मिलित किए जाएंगे तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन कार्यक्रम का निर्धारण भी इसके अंतर्गत होता है। अर्थात हम कुल मिलाकर कहें तो इसमें बहुत सिंपल सी इन बातों का प्रश्न खोजा जाता है, जैसे कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, ग्राहक हमारा उत्पाद क्यों खरीदना चाहते हैं। इन सब सूचनाओं की हमें आवश्यकता होती है जो बाजार विश्लेषण से प्राप्त होती है, और इन्हीं के आधार पर हम अपना विपणन नियोजन करेंगे। तो ये दूसरा कार्य आपने समझा, विपणन नियोजन। तीसरा है विपणन संचार कार्यक्रम। विपणन संचार एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ सुनिएगा क्या है इसके तहत। इसमें जैसे आपने सुना होगा कि एक उत्पादक जब अपना उत्पाद तैयार करता है तो उस उत्पाद की सूचना जब तक ग्राहकों तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी तो ग्राहक उससे परिचित नहीं होंगे, इसलिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए विक्रय संवर्धन क्रियाओं का सहारा लिया जाता है। इन सबको हम आगे पढ़ेंगे क्या है। आइए हम देखते हैं विपणन संचार कार्यक्रम। संचार कार्य विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है और प्रत्येक विपणन प्रबंधक को यह कार्य करना होता है। अपनी संस्था में कुशल विपणन संचार व्यवस्था उसे करनी होगी, तभी वो सफल हो सकता है। विपणन संचार के लिए उसे विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विपणन अनुसंधान, विक्रय कला, प्रचार, सुझाव आदि महत्वपूर्ण उसके साधन होते हैं। विक्रय कला, प्रचार और विज्ञापन आदि से संस्था अपने विद्यमान और भावी ग्राहकों को, जो विद्यमान पहले से है अपने ग्राहक और जो भविष्य में हो सकते हैं, तो भावी ग्राहकों को अपने आवश्यक संदेश पहुंचाती है। जबकि विपणन अनुसंधान के द्वारा ग्राहक वस्तु के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव और अपनी कोई शिकायतें हैं तो वो संस्था तक पहुंचाते हैं। अतः एक विपणन प्रबंधक जो है वो द्विसंचार मार्ग की व्यवस्था करता है। द्विसंचार मार्ग का यहाँ मतलब है द्विसंचार में दोनों पक्षकार, एक तो विपणन करने वाला विपणन प्रबंधक यानी कि संस्था और दूसरा ग्राहक, दोनों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। दोनों के मध्य जैसे कि ना संस्था अपने नए उत्पाद के बारे में या उत्पाद में क्या परिवर्तन किया है या कीमतों में क्या परिवर्तन किया है, ये सब विज्ञापन के माध्यम से, विक्रय कलाओं के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से बताता है। तो ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करवाता है या कोई सुझाव देना होता है वो देता है। इसलिए ये द्विमार्गीय संचार व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था विपणन प्रबंधक को करनी होती है। द्विमार्गीय, ध्यान रखिएगा बेटा, विपणन संचार कार्यक्रम में द्विमार्गीय संचार व्यवस्था एक विपणन प्रबंधक को करनी होती है। आइए हम अगला देख रहे हैं। अगला है उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। उत्पाद का रूपांकन एवं विकास, बहुत ही सिंपल सी बात है कि विपणन प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य यही है कि उत्पाद का रूपांकन एवं विकास करे। उत्पाद का रूपांकन है लक्षित, यानी कि जिनको हम लक्ष्य मान के चल रहे हैं, अपने ग्राहक कौन है, तो लक्षित उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को और अधिक
आकर्षित बनाने में सहायक होता है कि ग्राहकों को और अधिक कैसे हमसे जोड़ा जा सकता है। लक्षित ग्राहक जो भविष्य में हो सकते हैं उनको ध्यान में रखकर अपने उत्पाद को और अधिक आकर्षक बनाने में सहायक होता है ये रूपांकन एवं विकास कार्य। एक अच्छा स्वरूप यहाँ हम बात करें, स्वरूप का मतलब होता है डिज़ाइन। एक अच्छी डिज़ाइन अगर आपके पास है तो एक अच्छा स्वरूप उत्पाद की उपयोगिता को बढ़ा सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, जिस उत्पाद की डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर होगी ग्राहक को ज़्यादा आकर्षित करेगा, इसलिए वह उत्पाद की उपयोगिता को बढ़ा सकता है तथा बाजार में इसे और अधिक प्रतियोगी बना सकता है। बाजार में उसको और अधिक प्रतियोगी बना सकता है। इसलिए विपणन प्रबंधक को अपने उत्पाद का रूपांकन एवं विकास करना होता है। हाँ जी, विपणन के कार्यों में अगला कार्य है वो है बाजार वर्गीकरण। बाजार वर्गीकरण, देखिए बाजार वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। बाजार वर्गीकरण के तहत ये बात आती है कि कोई भी संस्था अपनी किसी एक वस्तु से सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती। अतः प्रत्येक संस्था को संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों का ही चुनाव करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई संस्था है जो कपड़ा उत्पादन कर रही है, जैसे रेडीमेड कपड़े बना रही हो, तो वह कंपनी या वह संस्था बाजार के विभिन्न जो वर्ग है, जैसे कि पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवा वर्ग है, तो इन सभी वर्गों को एक साथ संतुष्ट करने का प्रयास करेगी तो मुश्किल होगा, कर नहीं पाएगी। अतः प्रत्येक संस्था को संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों का ही चुनाव करना चाहिए। जैसे अभी हमने कपड़े का एक एग्जाम्पल आपको बताया, तो इसमें जैसे कि ना महिलाओं के जो परिधान है वो विभिन्न प्रकार के आते हैं, पुरुषों के आते हैं, फिर बच्चों के अलग, तो इन सभी वर्ग को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। अतः प्रत्येक संस्था को संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों का ही चुनाव करना चाहिए, और वो ऐसा करेगी तो क्या हो सकता है सुने, तथा उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए उनकी समान प्रकार की विशेषताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों आदि के अनुसार समूहों का उपबाजार के अनुसार वर्गीकरण करना ही बाजार वर्गीकरण है। एक बार फिर से सुनिएगा, विभिन्न प्रकार के जो ग्राहक है उन ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान प्रकार की विशेषताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों आदि के अनुसार समूहों का उपबाजार के अनुसार वर्गीकरण करना ही बाजार वर्गीकरण होता है। प्रत्येक संस्था बाजार वर्गीकरण करके किसी एक या अधिक बाजारों का चुनाव कर सकती है। वह उन्हीं बाजारों की आवश्यकता के अनुरूप वह अपना विपणन कार्यक्रम निर्धारित कर सकती है। तो ये हमने समझा बाजार वर्गीकरण। वस्तु की उपयोगिता, उसकी कीमत और ग्राहकों की प्रकृति आदि के आधार पर बाजार वर्गीकरण किया जा सकता है। अगला हम पढ़ेंगे छठा, वो है प्रमापीकरण। प्रमापीकरण एवं श्रेणियन। प्रमापीकरण एवं श्रेणियन। देखिए इनको समझिए आप बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सी बात है। प्रमापीकरण एवं श्रेणियन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रमापीकरण और श्रेणियन क्या होता है। प्रमापीकरण होता है, कई बार संस्थाएं ये देखती है कि अपने उत्पाद का जो एक निर्धारित मापदंड है, अर्थात गुणवत्ता, वो एक समान हो, जैसे आकार में या फिर स्वाद में या फिर रंग या उसकी डिज़ाइन, ये एक निश्चित एक निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही हो। इसलिए वो जब उत्पादन प्रक्रिया कर रही है तो उत्पादन प्रक्रिया के लिए कच्चे माल की मात्रा आदि का, और जैसे कि किसी उत्पादन प्रक्रिया से उसे कितनी देर में वो गुजारना है, इन सब का निर्धारण किया जाता है। यही कहलाता है प्रमापीकरण। उनका प्रमाप निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार श्रेणियन आएगा। श्रेणियन में वस्तु की गुणवत्ता, उनकी किस्म,
उनकी कीमत आदि के आधार पर उनके अलग अलग वर्ग बना दिए जाते हैं, तो ये वहाँ पे उनका श्रेणीकरण हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा हम अच्छे से समझ लें। पहले प्रमापीकरण के बारे में समझें। प्रमापीकरण का अर्थ है पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना, जिससे उत्पाद में एकरूपता तथा अनुकूलता आती है। जैसे आपने देखा होगा कि पार्ले जी बिस्किट हम कभी भी खरीदें कहीं से भी, एक कीमत का बता रहा हूँ मैं, एक किस्म का, जब भी आप खरीदोगे कभी भी, तो उसकी डिज़ाइन जब तक कंपनी चेंज नहीं करेगी, उसका आकार, उसका रंग, उसका स्वाद सब एक जैसा ही होता है। तो यह है पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना, जिससे उत्पाद में एकरूपता तथा अनुकूलता आती है। प्रमापीकरण क्रेताओं को यह सुनिश्चित करता है कि वस्तु पूर्व निर्धारित गुणवत्ता, उसके मूल्य एवं पैकेजिंग के अनुसार ही तैयार की गई है। इसी प्रकार श्रेणीयन, तो श्रेणीयन के अंतर्गत उत्पादित वस्तु को उनकी निर्धारित जो किस्म तथा उनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। ये होता है श्रेणीकरण। ये दोनों ही जो कार्य है, प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन, ये किस लिए आवश्यक है? ये दोनों कार्य करने से वस्तु को पहचानने और उसके मूल्य निर्धारण में सुविधा होती है। तो वस्तु की पहचान बनाने के लिए, बाजार में विशेष उसकी पहचान बनाने के लिए, और साथ ही साथ उसके मूल्य निर्धारण गुणवत्ता के आधार पर किया जा सकता है। अगर अपनी वस्तु का उत्पाद प्रतियोगी वस्तु के उत्पाद से अगर अच्छा है और अधिक अच्छी क्वालिटी हम दे रहे हैं, तो हम उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार वस्तु को पहचानने और उसके मूल्य निर्धारण में सुविधा रहती है, तो प्रमापीकरण और श्रेणीयन कार्य किया जाता है। अगला कार्य है जो विपणन प्रबंध का, वो है वस्तु की पैकेजिंग एवं लेबलिंग। वस्तु की पैकेजिंग एवं लेबलिंग, इनको भी आप अच्छे से समझिएगा। दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों अलग अलग कार्य भी हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा। पैकेजिंग एवं लेबलिंग क्या है? जब कोई विपणन प्रबंधक या विपणन विभाग अपनी संस्था द्वारा निर्मित वस्तु का विक्रय करता है, तो उस विभाग को उस वस्तु का नामकरण एवं पैकेजिंग करनी पड़ती है। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग का अर्थ है उत्पाद के पैकेज का रूपांकन करना। पैकेजिंग का अर्थ क्या है? उत्पाद जो है उसकी पैकेज कैसा होगा उसका रूपांकन करना। और लेबलिंग में आएगा, पैकेज पर जो लेबल लगाया जाता है उसका रूपांकन किया जाता है। देखिए पैकेजिंग क्यों आवश्यक होती है। पैकेजिंग जो है उसके द्वारा वस्तु के रूप, उसके रंग एवं किस्म की सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक बार फिर सुनिए, पैकेजिंग के द्वारा वस्तु के रूप, उसकी किस्म और उसके जो गुणवत्ता है उसमें सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वस्तु को आकर्षक रूप प्रदान किया जाता है, वस्तु को आकर्षित बनाया जाता है, ताकि लोग उसको खरीदने के लिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। इसलिए वस्तु को आप आकर्षित बनाने के लिए उसे आकर्षक पैकेजिंग उसकी करनी होगी, ताकि वो ग्राहकों को अपनी ओर प्रेरित कर सके। इसी के साथ साथ एक चीज़ और है, कभी कभी क्रेता पैकेजिंग से ही उत्पाद की गुणवत्ता का आकलन करते हैं। अगर पैकेजिंग आपकी बहुत अच्छी है, अच्छे से पैकेजिंग है, तो ग्राहक के मन मस्तिष्क पर उसका सकारात्मक प्रभाव जाता है और ग्राहक उत्पाद की गुणवत्ता का आकलन करने लग जाते हैं। आज के समय में हमने सुना होगा लेस, अंकल चिप्स, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के शैम्पू, टूथपेस्ट आदि उपभोक्ता ब्रांड की सफलता उनकी पैकेजिंग पर ही निर्भर करती है। पैकेजिंग की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लेबलिंग है, लेबलिंग में वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है कि इसमें किस किस प्रकार की कच्चे माल का कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया है, उसकी उत्पादन तिथि और उसकी अवधि पार की तिथि भी दी होती है कि कब तक उस वस्तु का हम उपयोग कर सकते हैं। ये इसके अलावा वस्तु की जो
अधिकतम खुदरा कीमत है उसका निर्धारण भी उसमें दिया होता है ताकि ग्राहकों का शोषण ना हो। इसलिए लेबलिंग भी परम आवश्यक है। लेबलिंग कई जो कानून हैं उनके तहत किया जाना अनिवार्य भी है। साथ ही साथ लेबलिंग में कई बार कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश दिए हुए होते हैं कि किस तरह से आप उस वस्तु का उपयोग सावधानीपूर्वक करें। इसी के साथ कई प्रकार की वस्तु है उनके लिए वैधानिक चेतावनी भी उस पर दी हुई होती है। जैसे लेबलिंग में कई बार आपने देखा होगा कि बाज़ार में जो हेयर कलर आते हैं उनमें लेबलिंग में बताया हुआ होता है कि उस हेयर कलर का उपयोग आपको किस तरह से करना है ताकि आपको उसका बेहतर परिणाम देखने को मिले। तो इस प्रकार हमने पढ़ा पैकेजिंग एवं लेबलिंग एक महत्वपूर्ण इसका कार्य है जो विपणन कार्यों में बहुत सहायक होता है, पैकेजिंग एवं वस्तु की लेबलिंग। हाँ बच्चों, अगला जो इसका कार्य है वो आ रहा है वस्तु की ब्रांडिंग। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वस्तु की ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? इसको हम नामकरण भी कह सकते हैं, ब्रांडिंग, या फिर इसको हम कह सकते हैं नामकरण। नामकरण यानी कि वस्तु को एक नाम प्रदान करना परम आवश्यक है। बाजार में वस्तु की एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए उत्पादकों द्वारा और साथ ही साथ अपने उत्पाद को अन्य प्रतियोगी उत्पाद से अलग दिखाने के लिए भी वस्तु का नाम का चयन किया जाता है और ये नाम का चयन करना ही कहलाता है वस्तु की ब्रांडिंग या फिर नामकरण। अब क्या है, इसमें विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है और यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया जाता है कि क्या उत्पाद को उस वर्ग विशेष के नाम से ही बेचा जाए। जैसे कोई पेन है या फिर जैसे कि कूलर है या पंखे हैं, तो केवल उसको पेन, पंखे आदि के नाम से ही बेचा जाए या फिर किसी वर्ग विशेष जैसे कोई विशेष नाम से, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि रोटोमेक के पेन है, सेलो के पेन है, इस तरह से। इसी प्रकार अपने जैसे कूलर है, उन कूलर में किसी कंपनी विशेष का नाम। इसी प्रकार जो पंखे हैं वो पंखे के नाम से ही बिकेंगे या फिर ना, जैसे बजाज के फैन है, इस तरह से। तो ब्रांड का नाम उत्पाद को अन्य उत्पादों से भिन्न बनाता है जिससे उत्पाद के लिए उपभोक्ताओं का लगाव उत्पन्न होता है, लगाव पैदा होता है तथा इससे विक्रय संवर्धन में सहायता मिलती है। विक्रय संवर्धन है बिक्री को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। बिक्री को बढ़ाने के लिए जिन सहायक कार्यों को काम में लिया जाता है वो विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में हम एक अध्याय आएगा अपना विक्रय संवर्धन, उसमें पढ़ेंगे। जी बेटा, आगे इसका जो अगला कार्य है वो है ग्राहक समर्थन सेवाएं। ग्राहक समर्थन। अब ग्राहक समर्थन सेवाएं क्या होती है, देखिएगा बहुत सिंपल सा है, ये पढ़ हम रहे हैं लेकिन जानते इन सबको पहले से हैं। ग्राहक समर्थन सेवाएं बहुत आसान है, समझिएगा। ग्राहक समर्थन सेवाएं क्या है? ग्राहकों द्वारा बार बार क्रय करने, यानी कि जब वो वस्तु खरीदते हैं बार बार, एवं उत्पाद के ब्रांड के प्रति स्वामी भक्ति विकसित करने में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होता है। विपणन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है ग्राहक समर्थन सेवाएं। अब इसमें है क्या, वो ध्यान से सुनिएगा। आपने जब इसका अर्थ या परिभाषा पढ़ी थी तो आपने पढ़ा होगा कि विक्रय उपरांत की जाने वाली सेवाएं भी विपणन का ही भाग है, उसी में शामिल है, तो वो सब इसके अंतर्गत आने वाली है। ये विपणन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है ग्राहक समर्थन सेवाएं। जैसे बिक्री के बाद की सेवाएं, ग्राहकों की शिकायतों को दूर करना, समायोजनों को देखना, इसी के साथ साथ उन्हें उधार की सुविधाएं देना, रख रखाव की सेवाएं, तकनीकी सेवाएं प्रदान करना, उपभोक्ता सूचनाएं, उपभोक्ताओं को नई जो सूचनाएं आती है वो समय पे उपलब्ध करवाना, ये सभी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। और हमने पढ़ा था विपणन का उद्देश्य होता है ग्राहक को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना। तो ये सभी उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है, यानी कि विक्रय के बाद भी आप ग्राहकों से बने हुए हो, तो ये सब ग्राहक समर्थन सेवाओं के अंतर्गत आता है।
जो आज के समय में विपणन की सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी है। ग्राहक समर्थन सेवाएं एक महत्वपूर्ण कार्य है, सभी को करना होता है। आज कोई भी संस्था इस कार्य से अपने आप को मना नहीं कर सकती, दूर नहीं रख सकती। तो ग्राहक समर्थन सेवाएं। इसी प्रकार इसकी अगला जो कार्य है 10वां, गौर कीजिएगा, वो है उत्पाद का मूल्य निर्धारण। उत्पाद का मूल्य निर्धारण, जी, उत्पाद का मूल्य निर्धारण। ध्यान से सुनिए, उत्पाद का मूल्य निर्धारण। किसी वस्तु या उत्पाद का मूल्य वह धनराशि है जिसको प्राप्त करने के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाता है। ग्राहक भुगतान कर उस उत्पाद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाए, कितना हो। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु की मांग या उसके मूल्य से सीधा संबंध होता है। वस्तु की मांग और मूल्य में सीधा संबंध होता है। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ने से उसके मूल्य में भी बढ़ोतरी होती है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में गतिमान होते हैं। और जब वस्तु की मांग कम होने लगती है, तो उसकी मांग को संतुलित करने के लिए उसकी कीमतों में भी गिरावट दर्ज होती है, उसकी कीमत भी कम की जाती है। तो किसी वस्तु की मांग का उसके मूल्य से सीधा संबंध है। सामान्यतः यदि मूल्य कम है तो मांग अधिक होगी, और यदि मूल्य अधिक है तो मांग कम हो जाती है। उत्पाद का मूल्य मैंने आपको बताया वह धनराशि है जिसका भुगतान उत्पाद को प्राप्त करने के लिए ग्राहक को करना होता है। मूल्य एक महत्वपूर्ण तत्व है जो बाजार में किसी उत्पाद की सफलता अथवा असफलता को प्रभावित करता है। तो यहाँ जो विपणन प्रबंधक है उसे मूल्य निर्धारक तत्वों का ठीक से विश्लेषण करना होता है और वस्तु के उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना होता है। देखिए, वस्तु के मूल्य के निर्धारण के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व है उसमें हम दो जो पहलू है उस पर गौर करेंगे। प्रथम है वस्तु का न्यूनतम मूल्य कितना हो। तो न्यूनतम जो मूल्य होता है, वस्तु का न्यूनतम मूल्य उस वस्तु की लागत होती है। उस वस्तु की लागत वस्तु के उत्पादन में जो धनराशि खर्च होती है, तो कोई भी उत्पादक वस्तु को लागत से कम कीमत पर नहीं बेच सकता। तो ये जो लागत है वो वस्तु की न्यूनतम कीमत होती है। और अधिकतम कीमत कितनी हो, इसमें आपके विपणन कार्य कितने हैं विस्तार में, और आपकी जो श्रृंखलाएं हैं जिससे आप ग्राहकों तक उनको पहुंचा रहे हो, उसके आधार पर निर्भर करता है। क्योंकि लागत में जब लाभ जुड़ता है, अब लाभ जैसे उत्पादक का जुड़ गया, थोक व्यापारी का, फुटकर व्यापारी का, इन सब का लाभ जुड़ता जाता है, तब जाकर इसका अधिकतम मूल्य तय होता है। इसका वस्तु का अधिकतम मूल्य तय होता है। लागत प्लस लाभ, लागत में लाभ जोड़कर जो धनराशि प्राप्त की जाती है वो अधिकतम मूल्य है। तो इस प्रकार के बहुत सारे घटक हैं जिन घटकों का ध्यान में रखना होता है, उनका विश्लेषण करके किसी उत्पाद के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो इन विपणन के 10 कार्यों को आप बहुत अच्छे से समझोगे। इसको आपको फेयर कॉपी में नोट भी करना है, समझना भी है। आपसे कभी भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। टेस्ट आपके आयोजित होने हैं आगे, तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। इसके कुछ कार्य और बचे हैं जो अपन अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।